Good morning, students. Today we are going to study about the poem The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. Okay? The Voice of the Rain. First of all, I will read the whole poem, and after that I will explain each and every line. Okay? So, without wasting any time, let's go through the poem. And who art thou? Said I to the soft fallen shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence, vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace, after fulfillment wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. My reading has been completed now. Let's go. The meaning, the explanation, or you can say the understanding text of the poem, right? So, and who art thou? Now what is the meaning of who art thou? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो पोएम होती हैं इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं. कोई भी पोएम हो, पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत रहते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोरी. तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे सामने आएंगे उसको हम लोग साइड बाय साइड अपने कॉपी में लिखते जाएंगे ताकि हर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग हमको पता हो, है ना. तो जैसे मैं कॉपी में लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिख सकते हैं. अपनी बुक और अपनी कॉपी हमेशा पढ़ते वक्त अपने साथ रखें. चलिए हम लोग हु आर्ट दो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दो. हु आर्ट दो का बहुत अच्छा मीनिंग है. इधर देखिए, पोएम का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन में कौन सा वर्ड आया है? हु आर्ट दो. हु आर्ट दो. हु आर्ट दो का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल. हु आर यू. Who art thou means who are you, right? Said I to the fallen shower, soft fallen shower. मैंने कहा soft fallen shower से. soft fallen shower means shower जो फॉल हो रही है, जो गिर रही है ना, यानी झरना, पानी जो नीचे गिर रहा है उसी को हम लोग, ये वॉल्ट विटमैन जो पोएट हैं वो सॉफ्ट फॉलन शावर से कह रहे हैं. सॉफ्ट फॉलन शावर झरने को कहते हैं हम लोग, है ना. तो जो पानी गिर रहा है उसी से वो कह रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो. पानी से ये पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. और जब वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, उस पानी से पूछ रहे हैं, गिरते हुए पानी से ये पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो वो जो गिरता हुआ पानी है वो इनको जवाब भी देता है. अब सोचिए, कोई पानी जो है वो जवाब दे सकता है, बोल सकता है? वो इंसान तो है नहीं. लेकिन ये पोइटिक लैंग्वेज है ना, तो पोइटिक लैंग्वेज में नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मानकर चलते हैं, है ना. जो सॉफ्ट फॉलन शावर है ये इनके क्वेश्चन का जवाब देती है.
क्या देती है? अब यहाँ पे नीचे सारी जवाब लिखे हुए हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। यानी जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स जो बारिश के बूंदे होती हैं उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप्स। जो रेन ड्रॉप्स हैं वो इनको जवाब दे रही हैं। क्या दे रही हैं? कि मैं इस पूरे अर्थ की पोयम हूँ। मैं इस पूरे अर्थ की क्या हूँ? पोयम हूँ, पोयम। इटर्नल आई राइज इम्पैपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी का क्या मतलब होता है? बॉटमलेस सी का मतलब होता है ऐसा समुद्र जो इतना ज़्यादा गहरा हो, इतना ज़्यादा गहरा हो कि उसका गहराई नापना बहुत ही मुश्किल हो जाए, उसी को बोलते हैं बॉटमलेस सी। तो जो रेन ड्रॉप्स है वो कह रही है कि मैं कहाँ से उठती हूँ। इटर्नल आई राइज, मैं उठती हूँ कहाँ से? इम्पैपेबल। इम्पैपेबल मीन्स अनटचेबल, अनटचेबल। ओके, इसको आप लिख लीजिए, इम्पैपेबल। इम्पैपेबल, इम्पैपेबल मीन्स impalpable means untouchable. impalpable means untouchable। ऐसी चीज जिसको हम छू ना सकें उसी को बोलते हैं impalpable, right? impalpable। तो मैं वहां से उठती हूँ और जब उठती हूँ तो किस फॉर्म में रहती हूँ? इनपैपेबल फॉर्म में रहती हूँ। जब मैं धरती से उठती हूँ, बॉटमलेस सी से उठती हूँ, उस वक्त मैं इम्पैपेबल फॉर्म में रहती हूँ, यानी अनटचेबल फॉर्म में रहती हूँ। उठकर कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed all together changed and yet the same। मैं उठती तो हूँ धरती से और बॉटमलेस सी से इम्पैपेबल फॉर्म में, तो उठकर जाती कहाँ हूँ? हेवन में, आकाश में, आकाश में जाती हूँ। वेंस, वेंस, वेंस मीन्स लिख लीजिए, वेंस। वेंस। और एक और है वेगली। दो वर्ड है, दोनों वर्ड को लिख लेते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक अपने साथ रखिए, ठीक है? तब ज़्यादा समझ में आएगा ये अच्छे से। अपनी अपनी बुक जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, वैसे आप भी अपनी बुक साथ में रखिए। वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर। और वेगली, वेगली लिख लीजिए। वेगली मीन्स in a way that is not detailed। इस तरह से कि उसको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मतलब ऐसे इस तरह से वो बनती है कि उसका कोई डिटेल बात नहीं कही गई है, उसको बोलते हैं वेगली, है ना? वेगली मीन्स अगर हम लोग एक एग्जैक्ट वर्ड में लिखना चाहें तो रफली लिख सकते हैं, रफली, रफली, है ना? और वेंस, वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से ये बनता है वो चीज़, है ना? इस तरह से। तो कहाँ थे हम लोग? अपवर्ड टू हेवन, वेंस
जहाँ से वेगली फॉर्म्ड, जहाँ से रफली हम बन जाते हैं, है ना, हम बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑल टुगेदर चेंज्ड, है ना। यानी हम जब ज़मीन से या बॉटमलेस सी से जब हम उठते हैं इम्पैपेबल फॉर्म में, तो हम वहाँ पर जाकर क्या बन जाते हैं, ऑल टुगेदर चेंज्ड, और हम वहाँ पर जाके सब इकट्ठा होकर बदल जाते हैं पूरी तरह से। जैसे ऊपर जाते वक्त किस फॉर्म में रहते हैं, पानी जब भाप बनकर ऊपर जाता है तो भाप के फॉर्म में रहता है ना, वेपराइजेशन होता है ना, हम लोग साइंस में पढ़े होंगे वेपराइजेशन, है ना, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, वेपराइज होता है वाटर, वेपराइज यानी भाप बन के ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर जब इकट्ठा हो जाता है ढेर सारा, तो वही भाप पानी के फॉर्म में नीचे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिंग, है ना, कि रेन हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये वही कह रहे हैं कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो इम्पैपेबल फॉर्म में रहते हैं, हमको कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन जब हम वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ एकदम जुट जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही सेम बन जाते हैं, है ना, फिर से बारिश करने लगते हैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें रेन ड्रॉप्स कह रही हैं, और किसको कह रही हैं, वॉल्ट विटमैन को, यानी पोएट को। I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, है ना, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स लिख लीजिए, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन्स long period of time when there is no rain, no rain, no rain, or very less, or very less. Drought means long period of time when there is no rain or very less, मतलब ऐसा समय जो बहुत दिन बाद हो, बहुत समय बीत जाए, उसमें बारिश भी ना हो, अगर बारिश हो भी तो बहुत कम हो, उसी समय को बोलते हैं ड्रॉट्स। मतलब समझ लीजिए कि ड्रॉट्स मतलब वो समय जो बहुत समय बीत जाता है, बारिश भी नहीं होती है, और या अगर हो भी जाती है बीच में तो बहुत कम होती है, इतना कम होती है कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉट्स, है ना। गॉट इट। आप भी ऐसे लिखते चलिए, है ना, तभी आपको समझ में आएगी ये सब पोएम। पोएम में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं। और एक और वर्ड था इसमें, एटमीज़, एटमीज़, इसको भी लिख लीजिए, एटमीज़। Atomies means teeny particles, teeny particles, छोटे छोटे कण, उसको बोलते हैं एटमीज़, है ना, टीनी पार्टिकल। ओह वाह, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बुक में है ये, है ना, बुक में लिखा हुआ है, देखिए बुक में भी कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट वाले लिखे हैं। इम्पैपेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी अनटचेबल हम लोगों ने लिखा है। लेव, लेव अभी आएगा, आगे आएगा। वॉश और बाथ, धुलना या नहलाना। एटमीज़, टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और ये क्या है, लेटेंट, लेटेंट मीन्स हिडन। ये सारे वर्ड्स आएंगे ना। अभी हम लोग एटमीज़ पढ़ रहे थे, एटमीज़ का मतलब टीनी पार्टिकल, हम लोगों ने लिख भी लिया और इसमें था भी, वेरी गुड। चलो, डस्ट लेयर्स, डस्ट लेयर्स मीन्स धूल मिट्टी के जो लेयर्स हो जाते हैं उसी को बोलते हैं, धूल मिट्टी की परत, उसी को बोलते हैं डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो आई डिसेंड टू लिव, आई डिसेंड टू लिव, मैं आती हूँ, डिसेंड, डिसेंड मीन्स आना, है ना, मैं आती हूँ
टू लेव, लेव मीन्स ये लिखा हुआ है लेव, लेव मीन्स वॉश, हम लोग लिख सकते हैं LAVE, लेव, लेव मीन्स वॉश, वॉश, या फिर आप कह सकते हैं बाथ, धुलना या नहलाना उसको बोलते हैं लेव। तो रेन ड्रॉप कह रही है कि हम लोग आते हैं धरती पर इसलिए कि बहुत समय बीत जाते हैं, धरती पे पानी नहीं आता है ना, तो हम लोग बारिश का बहाना लेकर धरती को पानी देते हैं, पानी देने का काम करते हैं, पानी की कमी दूर करते हैं। एटमीज़ और छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग धुलते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग धुलते हैं। डस्ट लेयर्स को भी धुलते हैं, जो पेड़ पौधों पर या आपके घर के छतों पर या मतलब हर जगह आप देखें, अगर झाड़ू नहीं लगाते हम लोग अपने घरों में या कुछ मतलब देखें इधर उधर, जब कहीं झाड़ू ना लगाएं, जब कहीं साफ़ सफाई ना करें, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डस्ट लेयर्स जम जाती हैं। इसी तरह से अब पूरे ग्लोब पर तो झाड़ू नहीं लग सकता, हम लोग सिर्फ अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाएंगे या अपने घर के सामने लगाएंगे, है ना, पूरे ग्लोब पर तो झाड़ू नहीं लगाते। तो वही कह रहे हैं ये रेन ड्रॉप्स कि जो ग्लोब पर जो डस्ट लेयर्स वगैरह ये सब जम जाती हैं, तो उसी को हम लोग धोने आते हैं ऑफ द ग्लोब, है ना। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और अगर मैं धरती पे ना आऊँ तो ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ये सब केवल सीड बनकर ही रह जाएंगे, कभी पेड़ पौधे नहीं बन पाएंगे अगर मैं ना आऊँ तो। लेटेंट अनबॉर्न, और वो हमेशा अनबॉर्न ही रह जाएंगे, कभी बॉर्न भी नहीं हो पाएंगे, बड़े भी नहीं हो पाएंगे, है ना। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं हमेशा दिन हो चाहे रात हो, मैं हमेशा लाइफ देती हूँ, यानी जीवन जीने में मैं मदद करती हूँ, है ना। गिव बैक लाइफ, या कह सकते हैं कि जीवन देती हूँ। वास्तव में अगर पानी ना मिले तो पेड़ पौधे या हम ही हो, पेड़ पौधों की बात छोड़ दीजिए, पानी ना मिले तो हम लोग भी तो नहीं रह पाएंगे ना। तो वही कह रही हैं कि अगर मैं ना आऊँ तो मेरे बिना ये लोग केवल सीड रह जाएंगे, कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, और हमेशा मैं दिन हो चाहे रात हो, मैं हमेशा अपना काम करती रहती हूँ। पूरे ग्लोब पर हम क्या करते हैं, लाइफ प्रोवाइड करते हैं, जीवन देते हैं। टू माई ओन ओरिजिन, यहाँ यानी मैं जहाँ से वास्तव में पैदा हुई हूँ, मैं वहाँ पर हमेशा दिन हो चाहे रात हो, मैं वहाँ पर लाइफ प्रोवाइड करती हूँ। जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, मतलब ये जो रेन ड्रॉप्स है वो कहाँ से पैदा होती है, धरती से उठती है ना, बॉटमलेस सी से अभी आगे बात कही गई थी, आउट ऑफ लैंड एंड बॉटमलेस सी। तो ये वही कहना चाहती हैं कि दिन हो चाहे रात हो, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ और लाइफ प्रोवाइड करती रहती हूँ जहाँ से मैं खुद पैदा हुई हूँ। यानी ये जो सीज हैं कभी सूखती हैं नहीं, सूखती हैं ना, तो ये हमेशा आकर उसमें पानी भर जाती हैं, ये वही कह रही हैं, कभी सूखने नहीं देती। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और पूरे ग्लोब को मैं क्या करती हूँ, प्योर कर देती हूँ और ब्यूटीफुल कर देती हूँ। पूरे ग्लोब को, हम पूरे ग्लोब को प्योर करते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं। ब्यूटीफाई मीन्स टू मेक ब्यूटीफुल, टू मेक ब्यूटीफुल। For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, regged or unregged, duly with love returns। मैं जब भी आती हूँ एक गाना, एक म्यूज़िक लेकर आती हूँ, है ना, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। और जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है, यानी जब मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, ये सारे काम थे ना इनके,
ये सारे जब अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। रेग्ड और अनरेग्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी लिख सकते हैं आप, रेग्ड और अनरेग्ड लिख लीजिए। रेग्ड और अनरेग्ड। रेग्ड और अनरेग्ड मीन्स केयर्ड फॉर या फिर नॉट केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। ये केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। रेग्ड और अनरेग्ड मीन्स केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर। परवाह करना या फिर ना परवाह करना, उसी को बोलते हैं रेग्ड और अनरेग्ड। चाहे केयर करो या ना करो, उसी को बोलते हैं अनरेग्ड। ओके, तो ये जो रेन ड्रॉप्स कह रही हैं कि चाहे मेरी कोई परवाह करे या ना करे, मैं उसको बदले में इनडायरेक्टली लव प्रोवाइड करती हूँ, है ना। और मैं जब भी आती हूँ तो मैं एक सॉन्ग लेकर आती हूँ, और जब भी मैं अपना काम ख़त्म करके जाती हूँ तो चाहे कोई मेरी तरफ ध्यान दे चाहे ना दे, मैं अपना जो रिटर्न में है वो लव देकर जाती हूँ, और लोग भी मुझे लव रिटर्न में देते हैं, चाहे वो केयर करें या ना करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमको लव रिटर्न करके जाते हैं, और मैं भी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लव रिटर्न करती हूँ, है ना। प्रेम, खुशी, लव रिटर्न मतलब प्रेम देना या खुशियाँ देना, उसी को बोलते हैं लव रिटर्न्स। ओके, तो इतनी सी छोटी पोएम थी ये। हमारी पोएम पूरी ख़त्म हो चुकी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमको ये पोएम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तब हम लोगों को ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी परेशानी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमको ये पोएम सही से नहीं समझ में आई होगी तो हमको ये बहुत मुश्किल लगेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम। यहाँ पे पोएम में दो वॉइस की बात की गई है, बताइए कौन कौन सी। वेरी सिंपल, एक रेन की वॉइस है और एक पोएट की वॉइस है। पोएट पूछता है, रेन जवाब देती है, तो दो वॉइस है ना, तो वही बता रहे हैं। हु डू दे बिलोंग टू, एक पोएट है, ह्यूमन नेचर का है, और एक रेनफॉल है जो वाटर के नेचर की है। विच लाइन इंडिकेट दिस, ये किस लाइन से पता चलता है, मेरा ख्याल है पहले और दूसरे और तीसरे से, नहीं पहले और तीसरे से। पहले से क्यों, क्योंकि ये यहाँ से ये वॉइस, ये देखिए ना, पहले लाइन से ये पता चल रहा है कि ये पोएट की वॉइस है, और दूसरे लाइन से ये, तीसरे लाइन से ये पता चलता है कि ये रेन की वॉइस है। तो पहला और तीसरे लाइन से पता चल रहा है ना। ये लाइन पूछ रहे हैं कि किस लाइन से तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो वॉइस हैं, तो पहला और तीसरा। What does the phrase strange to tell means? Strange to tell means, what is the meaning of strange to tell? Strange to tell लिख लीजिए, जिसको नहीं मालूम है वो लिख सकता है। Strange to tell, strange to tell, strange to tell means hard to tell, या फिर वेरी हार्ड टू आंसर। राइट,
स्ट्रेंज टू टेल, लिख लीजिए आप लोग। इसका मतलब होता है कि आंसर देना बड़ा मुश्किल है, या जवाब देना बड़ा मुश्किल है, या बोलना बड़ा मुश्किल है ना। इतना मुश्किल है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये बोल भी सकता है। उसी को बोलते हैं स्ट्रेंज टू टेल। बहुत, है ना, मुश्किल था इस तरह से। तो देखिए हम लोग कितने आसानी से ये सब क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको जब तक ये पोयम अच्छे से समझ में आ जाएगी तब हम लोग ये पूरा क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको पोयम में कोई डाउट हो तो आप पोयम फिर से पढ़ सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक ये पोयम का क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन आंसर ढूंढने की या कहीं गाइड से या कहीं नेट से सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद से करना चाहते हैं, और खुद से तभी होगा जब ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा ख्याल है सभी को समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने समझा दिया है इसमें, है ना। तो अब आप क्वेश्चन आंसर करने की भी कोशिश करिए। जहाँ तक पोएम की बात है वो मैंने पढ़ा दी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और डाउट्स रिगार्डिंग दिस पोएम, देन यू कैन कमेंट ऑन दिस कमेंट बॉक्स. Okay, so thank you very much.